नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो के री एग्ज़ाम की श्रृंखला की तीसरी सीरीज आइए आज देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने या मीमांसकों ने? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, आजीवकों ने। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में उल्लिखित 62 गैर ब्राह्मण धर्मों में आजीवक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि प्रमुख हैं। आजीवक दर्शन एक भाग्यवादी दर्शन है। इसके संस्थापक मक्खली गोशाल थे। इसके अनुयायी आजीवक एक शूद्र सन्यासी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अनुसार मनुष्य का भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। ये कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रत्यय में विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार दर्शन नियति के आगे मानव असहाय है। मक्खली गोशाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी समानता थी। यह पूर्ण नग्नता एवं कठोर अन्याय में विश्वास करता है। यह मौर्य काल में लोकप्रिय था एवं पूरे मैसूर तथा मद्रास में 1400 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव या वाल्मीकि? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे, जिनकी रचना 600 ईसा पूर्व में की गई थी। यह व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है। इसके 3959 सूत्र हैं, जो कुल 8 अध्यायों में विभाजित है। वेदव्यास 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र तथा महाभारत के रचनाकार थे। उन्होंने चारों वेदों का वर्गीकरण भी किया था। शुकदेव वेदव्यास के पुत्र थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वेदव्यास के 4 पुत्र राजा पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर एवं शुकदेव थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की संस्कृत भाषा में रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयागराज, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग या कांची, जोशीमठ, द्वारका, पुरी या श्रृंगेरी, या पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ इस प्रकार हैं। श्रृंगेरी कर्नाटक यानी दक्षिण में है, द्वारका गुजरात यानी पश्चिम में है, पुरी उड़ीसा यानी पूर्व में है, और जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, उत्तराखंड जो कि उत्तर में है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शन के लिए उपरोक्त 4 मठों की स्थापना की थी। इनका जन्म 686 ईस्वी में केरल के कलाडी में हुआ था एवं उन्होंने 718 ईस्वी में उत्तराखंड के केदारनाथ में महासमाधि ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? अरिकामेडु में, मदुरई में, अर्नाकुलम में या तूतीकोरिन में? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, हालांकि सी लिखा हुआ है, मदुरई में। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। संगम युग में दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला संगम हुआ था मदुरई में, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। और तीसरा संगम मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरण ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आसान सा प्रश्न है, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु तथा प्रधानमंत्री था। अंतिम नंद शासक घनानंद ने उनका अपमान किया था, अतः कौटिल्य ने नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा की तथा उसके निर्देशन में चंद्रगुप्त प्रथम ने नंदों का उन्मूलन कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से, कोटदीजी से, धौलावीरा से या आमरी से? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा में, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी, लेकिन 1990-91 में डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया और आज भी उत्खनन कार्य जारी है। यहाँ पर उत्खनन में 7 मीटर गहरे व 79 मीटर लंबे शैलकृत जल कुंड की प्राप्ति हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह स्थल कौन सा है? अहिछत्र, हस्तिनापुर, नैमिषारण्य या कामपिल्य? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की वनस्थली में ही सूत जी ने महाभारत की कथा सुनाई, जैसी उन्होंने उसके रचयिता व्यास जी से सुनी थी। अगला प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, किसकी है वो? आदि शंकराचार्य की, भर्तृहरि की, चैतन्य की या रामानंद की? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, भर्तृहरि की। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। 3400 वर्ग गज में फैले इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी तथा भर्तृहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के, बाबा फरीद के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के या शेख अहमद सरहिंदी के? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर के शिष्य थे। उन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। ये तीनों प्रमुख सूफी संप्रदाय चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य यानी ट्रुथ के, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के, भारी औद्योगिकरण यानी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के? तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, भारी औद्योगिकीकरण। देखिए, सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें गांधी जी के सिद्धांतों के पक्षधर जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन भारी औद्योगिकरण के पक्षधर गांधी जी नहीं थे। आर्थिक सिद्धांतों में दोनों में गहरे मतभेद थे। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी ने भारी औद्योगिकीकरण पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जस्टिस रानाडे, सरोजनी नायडू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो 15वें का विकल्प डी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना था ताकि वे भारत सेवा हेतु राष्ट्रीय मिशनरी के रूप में अपने आप को समर्पित कर सकें। इसका अन्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय हितों को सभी संवैधानिक तरीकों से प्रोत्साहित करना भी था। इन्होंने इसकी स्थापना के 3 वर्ष बाद 1908 ईस्वी में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु या रामास्वामी नायकर? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। इन्होंने इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को की थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू, अछूत एवं अस्पृश्य जातियों का शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाना था। ये महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में? तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, कलकत्ता में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में फारसी, अरबी तथा मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। इसके निकले स्नातक दुभाषीय के रूप में ब्रिटिश राज में कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? मिस्र में, मध्य अमेरिका में, भारत में या मेसोपोटामिया में? तो इसका विकल्प आपका सी सही है, भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में हड़प्पा काल में किया गया था। भारत में इसकी खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। इसका प्रमाण 1722 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में हुए उत्खनन से वहां कपास के सूत की प्राप्ति से है। भारत से कपास यूनान गया, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में या सिक्किम में?
तो विकल्प आपका डी सही है, सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4508 मीटर है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार का चुक्की घाटी में खुलता है। नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के मध्य तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। इसके अलावा लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है, शिपकीला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, अन्य 2 व्यापार पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, गाजियाबाद। अनुषंगी नगर ऐसे नगर हैं जो बड़े नगर से कार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गाजियाबाद नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अनुषंगी नगर है। दिल्ली, गाजियाबाद एवं नोएडा को औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक क्षेत्र का त्रिभुज भी कहा जाता है। इसके अलावा फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत दिल्ली के अनुषंगी नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? जिसमें आपका विकल्प डी सही है, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, यह उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है और अस्तित्व में है, या भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, ये सभी मिलके पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में ओजोन परत क्या करती है? वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, या वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ये किरणें जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से निर्मित होती है। इस गैस की खोज सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में फ्रेंच भौतिक विज्ञानी चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुयाइन ने की थी। ओजोन परत पृथ्वी से 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य वायुमंडल के सबसे निचले स्तर क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा के, तापी और व्यास के, ब्रह्मपुत्र और सिंध के, या सिंध और गंगा के? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, ब्रह्मपुत्र और सिंध के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से? तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, बिना किसी राज्य की सहमति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को अन्य किसी देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह तक, 7 दिन तक, 1 वर्ष भर, ये गलत लिखा हुआ है, ये वर्ष भर होगा, या 1 वर्ष तक, या 14 दिन तक? तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, 14 दिन तक। देखिए, अगर लोकसभा कोई वित्त विधेयक भेजता है, वित्त विधेयक के मामले में ज़्यादा पावर लोकसभा के ही पास है, तो लोकसभा द्वारा भेजे गए वित्त विधेयक को, जो कि अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है, राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक, मैक्सिमम 14 दिनों तक रोके रख सकती है। धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वित्त विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति सामान्य विधियों की ही भांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी आधार पर इसे भी हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार के सिद्ध होने या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग? तो विकल्प ए सही है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निर्हरता हेतु लाभ का पद है या नहीं है, इसका निर्णय संसद अथवा राज्य विधानमंडल क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 एवं 191 क्लॉज 1 के तहत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? योजना व्यय, गैर योजना व्यय, आगम व्यय या पूंजी व्यय, यानी प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आगम व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आय कर से, सीमा कर से, व्यापार कर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प बी सही है, सीमा कर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत एवं व्यापारिक आय पर लगाए जाने वाला कर आयकर कहलाता है। व्यापार कर एक प्रकार का बिक्री कर है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्य एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से, ना तो ए ना तो बी या बोथ ए एंड बी। तो इसमें विकल्प आपका डी सही है, दोनों से, बोथ ए एंड बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है या ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है। ये मिसप्रिंट हो गया है, ध्रुवों लिखा रहना चाहिए, दूरियों लिखा हुआ है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का माप ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। किसी पिंड का गुरुत्वीय भार वह भार होता है जिसे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। यह बल पिंड के द्रव्यमान का समानुपाती होता है एवं उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की दूरी अक्षांशों के बढ़ने पर घटती जाती है और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, इसको दिष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। यह एक वैद्युत युक्ति है। इन्वर्टर एक समय के लिए किराए पर लेने पर समस्त नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया सकता है? पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके या उसकी ऊंचाई की माप करके? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, उसके धड़ पर वलयों की संख्या गणना करके। पेड़ की आयु का पता उसके धड़ पर वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष मौसम में होने वाले परिवर्तनों से वृक्षों के तनों में परिवर्तन होता है, जिससे तनों पर एक तह बन जाती है जो वलयों का रूप धारण कर लेती है। इन्हीं वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? गेहूँ, चना, धान या सरसों? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, धान। नील हरित शैवाल का प्रयोग मुख्यतः धान फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में होता है। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फास्फोड सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रक्रियाओं यथा नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट सोल्यूबिलाइजर एवं पौधे वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधे के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास कल देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।